बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई को शादी करने का बहुत शौक़ था, लेकिन जब भाई की शादी हुई तो शादी की रात ही दुल्हन फौत हो गई। फिर इसी तरह दूसरी दुल्हन भी फौत हुई। जब भाई की तीसरी शादी हुई तो मैं उनके कमरे में छुप गई। मेरे भाई ने आते साथ ही अपनी जेब से एक डिबिया निकाली और फिर भाभी के साथ, मेरा नाम खदीजा है, हम लोग एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मेरे 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई मोईद तो हमेशा से ही अच्छा और नेकदिल इंसान था, लेकिन उससे छोटा भाई हारून उसके बिल्कुल ही उलट था। छोटी सी उम्र में उसने गांव के स्कूल को छोड़कर खेतों को अपना मैदान बना लिया। सारा वक्त खेल कूद करता और इसी वजह से पापा भी उससे नाराज़ रहते। पापा को लगता था जैसे जैसे बड़ा होगा सुधर जाएगा और ज़िम्मेदारियों का एहसास करेगा, लेकिन पापा ये देखते देखते ही दुनिया से चल बसे। हर गुज़रते दिन के साथ मेरा भाई बिगड़ता चला गया। उसने ना पढ़ाई की और ना ही उसमें कोई टैलेंट था। हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हारून भाई को इसकी फ़िक्र नहीं थी। मोईद भाई सारी ज़मीनों की देखभाल करते थे और फसलों का ख्याल रखते। मैं हारून भाई को समझा समझा कर थक गई थी। आखिर मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उनको नशे की आदत पड़ गई। वो रात में ही घर आते। फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदला कि अम्मी ने मोईद भाई की शादी एक खूबसूरत लड़की से करवा दी। तो उस रात हारून भाई को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, अम्मी आपने कभी मेरे बारे में सोचा नहीं? अगर आप हम दोनों भाइयों की शादी एक साथ करवा देती तो एक साथ इस घर में 2 बहुएं आती। ये सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तू आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका तो कौन तुम्हें अपनी बेटी देगा? सारा गांव कहता है हारून को देखो, आवारा गांव में घूमता फिरता है, नशा करता है। माँ की बातों ने भाई के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। हारून भाई ने सारा घर तहस नहस कर दिया। जो चीज़ उनके हाथ में आई तोड़ते चले गए। वो शुरू से ही ऐसे थे। इसलिए अम्मा अपने कमरे में चली गई और मैं भी चली गई। लेकिन आधी रात को एक अजीब बात हुई। जब मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि हारून भाई मोईद भाई के कमरे के बाहर खड़े थे और उनके कमरे में झांकने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानती थी कि ऐसा करना कितना घटिया काम है। इस बारे में अगर मोईद भाई को पता चल जाता तो घर में बहुत हंगामा और झगड़ा हो सकता था। मैंने हारून भाई का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे में ले आई। वो कहने लगे, जब तक तुम लोग मेरी शादी नहीं करवाओगे मैं ऐसे ही करूँगा। मैं अपने जज्बात का क्या करूँ? मेरा दिल चाहता है मेरी भी कोई जीवन साथी हो, इस घर में दुल्हन आए। मेरे भाई को प्यार से समझाने की कोशिश की कि कोई भी बाप अपनी बेटी आपको ऐसे नहीं देगा। जब तक आप इस काबिल नहीं बन जाते आपकी शादी कैसे होगी? गांव वाले आपको अच्छा नहीं समझते। मेरी बात सुनकर भाई ने कुछ देर तक मुझे घूर कर देखा, फिर कहने लगे, अगर मैं अच्छा बन जाऊँ तो क्या मेरी शादी हो जाएगी? उस वक्त भाई मासूम बच्चे की तरह लगा, जो अपनी जीत पूरी करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मैंने हारून भाई से कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद आपके लिए लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, लेकिन पहले आप खुद को बदल कर दिखाइए। मेरी बात सुनकर भाई अपने कमरे में चले गए। मुझे एहसास हो गया कि अब वो ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे। गांव में तो ऐसे ही इज़्ज़त के नाम पर फ़ौरन ही गला घोंट दिया जाता था और हारून भाई तो अपने ही भाई के कमरे में झांक रहे थे। अगली सुबह मैं हैरान रह गई जब हारून भाई ने मोईद भाई के साथ खेतों में जाकर काम करने के लिए कहा। भाई कहने लगा, भाई आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपनी बीवी को देखिए, खेतों का काम मैं देख लूँगा। मोईद भाई ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। उन्हें लगा शायद हारून भाई नशे में है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में मोईद भाई को अंदाज़ा हो गया कि हारून भाई नशे में नहीं थे और ना ही मजाक कर रहे थे, बल्कि उन पर तो मेरी बातों का असर हुआ था। लेकिन मोईद भाई कहने लगे, अगर चलना है तो मेरे साथ चलो। हारून भाई मान गया और अगले ही दिन मोईद भाई के साथ खेतों में जाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे तो हारून भाई ने दोबारा से अपनी शादी के लिए माँ से कहना शुरू कर दिया। कहने लगे, माँ अब तो मैं खेतों में भी लगन से काम करता हूँ, मेरी शादी कर दी जाए। माँ ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर माँ को एहसास हुआ कि हारून के अंदर वाकई बदलाव आया है और गांव वालों ने भी इस बात को महसूस कर लिया। सब कहते कि अब आपका बेटा सुधरने लगा है। इसलिए अम्मा ने हारून भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दी, लेकिन पता नहीं किस्मत में ऐसा क्या लिखा था। शादी की पहली रात ही उनकी बीवी दुनिया से चली गई और गांव में एक बार फिर से हारून भाई के बारे में बातें होने लगीं। हारून भाई के लिए ये गम बहुत बड़ा था।
लेकिन फिर वो दोबारा से काम पर लग गए और उन्होंने अपनी शादी के लिए एक बार फिर माँ से कहा। माँ ने हारून भाई के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा, आप दोबारा किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर नहीं ला सकती। यह सुनकर हारून भाई झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि वो सानिया की मौत के ज़िम्मेदार नहीं और ना ही उन्हें मालूम है कि सानिया को क्या हुआ था। भाई माँ पर दबाव डाल रहे थे कि माँ ने अगर उनकी शादी ना करवाई तो वो कोई गलत कदम उठा लेंगे। माँ अपने बेटे के आगे मजबूर हो गई। मोहित भाई की बीवी जवेरिया भी घर में ही रहती थी और हारून भाई अजीब सी नज़रों से उनकी बीवी को देखा करते थे। ऐसे लगा कि वो कोई गलत कदम ही ना उठा लें। माँ को डर था कि वो अपने जज्बातों को कहीं गलत इस्तेमाल ना करें। फिर से माँ ने हारून भाई की शादी की बात कर दी। सानिया का जिक्र एक बार फिर से गाँव वाले कोई मुँह पर आ गया। सभी कहने लगे, पहले ही तुम्हारा बेटा अपनी बीवी को मार चुका है, अब उसे क्या दोबारा बीवी चाहिए। अपने बेटे को देखते हुए माँ ने गाँव वालों की मिन्नतें की और कहा कि हारून अब बहुत बदल गया है, वो पहले की तरह नहीं रहा, ना ही वो नशा करता है। और फिर माँ की मिन्नतें रंग लाईं और गांव के एक बड़े ज़मींदार ने अपनी बेटी रुकैया का रिश्ता ये सोचकर भाई से कर दिया कि हारून भाई के पास दौलत की कमी नहीं, घर में पैसा ऐशो इशरत सब कुछ मौजूद है, उनकी बेटी आराम की ज़िंदगी गुजारेगी। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि ये सब उनकी बेटी को एक दिन भी नसीब नहीं होगा। सब इंतज़ाम अम्मी ने किए, गरीबों को खाना भी खिलाया, बहू की नज़र भी उतारी और रुकैया को घर की दुल्हन बना लें। सबसे पहले हारून भाई के कमरे में जाने से पहले माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, वो तुम्हारी बीवी है, कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना जिसकी वजह से एक बार फिर से हमारी इज़्ज़त ख़राब हो। माँ की बात सुनकर भाई मुस्कुराए और कहने लगे, माँ तुम ऐसे कह रही हो कि मैं जाते ही रुकैया पर जुल्म करूँगा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। सानिया की इतनी ही ज़िंदगी थी। हारून भाई अपने कमरे में चले गए। माँ बहुत डरी हुई थी। जवेरिया भाभी भी बार बार यही कह रही थी कि माँ ने हारून की दूसरी शादी करवाकर बहुत गलती की। हारून इस लायक नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में किसी लड़की को लाया जाए। जवेरिया भाभी की बात सुबह ही सच साबित होगी जब हारून भाई रोते हुए कमरे से निकले। उन्होंने कहा कि रुकैया हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी। ये खबर सुनकर हम सबके होश उड़ गए। माँ बेहोश हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा भाई ये क्या कह रहा है। हारून भाई का रो रो कर बुरा हाल था। सब उन्हें बुरा भला कह रहे थे और साथ ही माँ को भी कोस रहे थे कि दोबारा से हारून भाई की शादी क्यों करवाई। सानिया की माँ तो गरीब औरत थी, बेटी की मौत पर चुप हो गई, लेकिन रुकैया का बाप तो जवान बेटी की मौत पर हंगामा मचा देगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही वक्त लगा, सारे गांव वाले हमारे घर के बाहर जमघट बना चुके थे। जब रुकैया के बाप ने सुना कि रुकैया मर गई तो उसने हारून भाई को सैकड़ों गालियाँ दी। सभी लोग कह रहे थे, हारून नशे में पता नहीं ऐसा क्या करता है कि बीवी रात को ही मर जाती है। रुकैया के वालिद ने हारून भाई का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें खूब मारा, लेकिन हारून भाई की ज़बान पर एक ही बात थी कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही उन्होंने उसको मारा है। उन्हें खुद ही मालूम नहीं कि रुकैया कैसे मर गई। रुकैया के बाप ने धमकी दी थी कि वह हारून के ख़िलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवाएगा। मोहित भाई ने बड़ी मुश्किल से उसके आगे हाथ जोड़कर इस मामले को ख़त्म कर दिया और उनकी माँ को कह दिया कि वो अब हारून को समझा दे कि उसकी शादी नहीं हो सकती और ना ही उसे इस घर से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि गाँव वाले उसके दुश्मन बन चुके हैं। ये बात तो एक राज बनकर रह गई थी कि सानिया के बाद रुकैया कैसे मर गई और आखिर हारून की बीवियों की किस्मत में मौत ही क्यों लिखी होती थी। हर कोई इस बात के बारे में परेशान था, लेकिन भाई कुछ अर्सा घर के अंदर रहे और फिर बाहर जाने लगे। खेतों और ज़मीनों पर जाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक गांव वालों ने उन्हें देखकर बहुत सी बातें बनाई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। एक नया हंगामा कुछ अरसे बाद खड़ा हुआ जब हारून भाई ने फिर से अपनी शादी की बात की और माँ से कहा कि वह शादी के बगैर नहीं रह सकते। उनके जज्बात उन्हें गलत कामों के लिए उकसाते हैं। माँ की बात हारून भाई की बात पर माँ भड़क उठी और कहने लगी, तू बहुत ही ठीठ हो गया है, तुझे अपनी माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। पहले ही तेरी वजह से 2 मासूम लड़कियाँ अपनी जान से हाथ धो बैठी, अब किसी तीसरी बच्ची को सितम का निशाना बनने नहीं दूंगी। तो हारून भाई ऐसे कहने लगे, मैंने उनको नहीं मारा, तुम माँ होकर मुझ पर भरोसा नहीं करोगी तो दुनिया वाले कैसे करेंगे। अगर तुमने फिर से मेरी शादी ना करवाई तो मैं कोई गलत कदम उठा लूँगा। भाई हमेशा से यही धमकी देते थे। उन्हें मालूम था कि माँ इस धमकी के आगे हार जाती थी।
माँ कहने लगी, अगर मैं तेरा रिश्ता करवाना भी चाहूँ तो तू ही बता, तुझे अपनी बेटी कौन देगा। भाई कहने लगे, किसी दूसरे गांव से मेरे लिए रिश्ता ले आओ। माँ सोच में पड़ गई और कहने लगी, ठीक है, आखिरी बार तेरी शादी करवा देती हूँ, लेकिन इस बार कोई ऊंच नीच हुई तो शादी की बात को भूल जाना। मोहित भाई के कानों में जब ये बात पड़ी तो उन्होंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, पहले ही रुकैया के बाप के चुंगल से बड़ी मुश्किल से बचाया है इसे। हम गांव में बेइज्जत हो चुके हैं, आप ख़ानदान में मज़ीद बदनामी ना करवाएं। लेकिन माँ ने कहा, हारून सुधर गया है, ऐसा ना हो कि मैं इसकी शादी ना करवाऊं और वो फिर से नशे की लत में लग जाए और आवारागर्दी करने लगे। मोहित भाई के मना करने के बावजूद माँ ने किसी दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार के हाथ निशा का हाथ अपने हारून के लिए मांग लिया। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। जब माँ ने हारून भाई के लिए निशा का हाथ मांगा तो निशा के बाप ने खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और हम उसे सादगी से ब्याह कर अपने घर ले आए। इस बात की खबर हमने गाँव वालों को नहीं लगने दी थी कि कहीं भाई की खुशियों को फिर से किसी की नज़र ना लग जाए। माँ ने कोई खुशी का प्रोग्राम भी नहीं किया था। भाभी ने हमेशा की तरह खुद ही घर पर मेवे के लड्डू बना दिए जो मुँह मीठा करवाने के लिए गांव के लोगों को खिलाए जाते थे। हम सब भी निशा के आने की खुशी में लड्डू खाए और निशा को कमरे में बिठा दिया गया। मैं अपने लिए लड्डू लेने किचन में गई तो भाभी किचन में ही खड़ी थी। हालांकि वो किचन में बहुत कम आती थी। मैं उन्हें किचन में देखकर चौंक गई। मैंने भाभी से पूछा कि आप और लड्डू क्यों बना रही हैं, तो वो कहने लगी, तुम्हारे मोहित भाई को लड्डू बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा कि मुझे और लड्डू खाने हैं, उन्हीं के लिए बना रही हूँ। गर्म दूध के 2 गिलास उन्होंने उठाए। मैंने भाभी से कहा, ठीक है, ये 2 गिलास दूध की मुझे दें, ये मैं भाभी के कमरे में रखूँ, जबकि मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैंने उनसे कहा, मैं वापस आकर सो जाऊँगी, लेकिन मेरा इरादा उनके कमरे में छुपने का था कि मैं किसी तरह ये राज जान लूँ कि मेरी भाभी क्यों मर जाती है। मैं दूध के गिलास कमरे में रखने के लिए गई तो निशा बाथरूम में गई थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और कमरे में छुप गई। हारून भाई काफ़ी देर के बाद कमरे में आए। निशा बिस्तर पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। हारून भाई ने कमरे में आकर दूध का गिलास उठाया और अपनी जेब से एक लड्डू निकालकर दूध के साथ खा लिया। फिर भाभी के पास गए। मैं उन्हें हैरत से देख रही थी। वो पहले ही लड्डू खा चुके थे, अब दोबारा इस तरह लड्डू क्यों खा रहे थे। अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि भाभी दोबारा से लड्डू बना रही थी। पहले वाले लड्डू ख़त्म हो चुके थे। शायद उन्होंने ही हारून भाई को ये लड्डू दिया होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम था जवेरिया भाभी हारून भाई से बात नहीं करती थी और ना ही उन्हें पसंद करती थी। फिर उन्होंने ये लड्डू दोबारा से हारून भाई को क्यों दिए थे। कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था। मेरे दिमाग में ख़तरे की घंटी बजी। लड्डू खाने के बाद हारून भाई भाभी के करीब गए और अपनी जेब से एक लड्डू निकालकर जैसे ही उन्होंने निशा की तरफ बढ़ाया तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं फ़ौरन अलमारी से निकली और भाई का हाथ पकड़ लिया। भाई ने मुझे अपने कमरे में छुपा हुआ देखा तो गुस्सा हो गया, बुरा भला कहने लगा। मैंने भाई को चुप करवाया और उन्हें बताया कि मैं कमरे में क्यों और किस मकसद के लिए छुपी थी और मुझे लगता है कि ये लड्डू ठीक नहीं है। हारून भाई कहने लगे, ये लड्डू मुझे मोहित भाई ने दिए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि ये लड्डू खाने के बाद ताकत आती है और शादी की पहली रात ऐसी चीज़ें खाना अच्छी बात होती है। हारून भाई की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मोहित भाई जो हारून भाई की शादी के ख़िलाफ़ थे, शादी की रात उनको खाने के लिए लड्डू क्यों देना चाहते थे, और वो भी अपनी बीवी से बनवाकर। जवेरिया भाभी को तो किचन में जाने से ही जान निकलती थी। मैंने हारून भाई से कहा, आज ही रात भाभी ये लड्डू नहीं खाएंगी। मैंने हारून भाई से बात कर ली थी कि अचानक ही उन्हें नींद आने लगी और वो बेहोश हो गए। ये देखकर मैं और निशा भाभी दोनों ही हैरत में पड़ गए। मैं खामोशी से अपनी माँ को बुला कर ले आई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने कहा कि जाओ मोहित को बुला कर ले आओ। मैं उन्हें बुलाने के लिए उनके कमरे के पास पहुँची तो अंदर से आती हुई आवाज़ ने मुझे हिला कर रख दिया। मोहित भाई जवेरिया भाभी से कह रहे थे, बस इस तीसरी बीवी का काम पूरा होने दो, फिर मैं देखूंगा हारून की चौथी शादी कैसे होती है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शादी के बगैर नहीं रह सकता। जब इसकी शादी नहीं होगी तो वो यकीनन उल्टा सीधा कदम उठाएगा और हमेशा के लिए माँ इसे घर से निकाल देगी और गांव वाले भी इसे पत्थर मारेंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। किसी को मालूम भी नहीं होगा कि ये सब मैंने किया है। खदीजा और हारून मेरे सौतेले बहन भाई थे, लेकिन पापा ने मरते वक्त जायदाद में से इन दोनों को भी हिस्सा देकर मेरे साथ बहुत गलत किया। खदीजा का हिस्सा तो मैं उसे कभी नहीं दूंगा, लेकिन अगर हारून की शादी होगी और उसके बच्चे हो गए तो मुझे उन्हें हिस्सा देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कभी उसका घर बसने नहीं दूंगा और उसे दोबारा नशे की लत लगवा दूंगा।
जैसे कि मैंने इससे पहले नशे पर लगवाया था। भाई और भाभी और भी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरे होश उड़ गए। मैंने जाकर सारी बात माँ को बता दी, जिसे सुनकर माँ के आंसू बहने लगे। मोहित भाई बाबा की पहली बीवी के बेटे थे, लेकिन माँ ने बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं आने दिया। मोहित भाई के दिल में पता नहीं इतना हसद कैसे भर गया। दौलत की लालच ने उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया कि उन्होंने 2 मासूम लड़कियों की जान ले ली थी। हारून भाई की बीवियों के लड्डू में जहर मिलाकर उनकी जान लेते थे, लेकिन हारून भाई को लड्डू में नशा मिलाकर खिला देते थे। सुबह तक भाई जब होश में आते तो उनकी बीवी मर चुकी होती थी। उन्होंने बहुत ही चालाकी से अपना प्लान बनाया था, लेकिन सच कभी नहीं छुपता, एक दिन सामने आ ही जाता है। सुबह जब हारून भाई को होश आया तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने खुद ही मोहित भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और गाँव वालों को बुलाकर सारी हकीकत बता दी, क्योंकि मोहित भाई ने 2 मासूम लड़कियों का कत्ल किया था और ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। कभी कभी दौलत की भूख इंसान से वो सब करवा देती है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ होता है। आप लोग कमेंट में बताइए, जो कुछ मोहित भाई ने किया क्या वो ठीक था? क्योंकि कोई लालच में इस कदर कैसे घिर सकता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।